हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपने सभी ने सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टीज के बीच में किया गया एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज के बीच में, बट इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि उसको एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं, उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। अब मान लीजिए एक रिश्तेदार आता है, वो उसकी जिम्मेदारी लेता है और जब तक वो बच्चा 18 साल का या फिर कमाने लायक नहीं हो जाता, वो उसका ख्याल रखता है। अब यहाँ पर वो उसके ख्याल रखने में बहुत सारी पैसे भी खर्च करता होगा, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी बहुत सारी खर्च होती होगी, जो भी उसका खर्चा होता होगा। अब वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उस बच्चे के पास भी अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो अब वो बड़ा हो जाएगा तो वो जो रिश्तेदार है जिसने उसका ख्याल रखा है, अब वो एंटाइटल्ड होगा कि वो उस प्रॉपर्टी में से जितना भी उसका खर्चा हुआ है वो ले सके। तो इस तरीके की जो सिचुएशन बनती है उसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब रिश्तेदार और उस बच्चे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले का प्री एग्रीमेंट तो नहीं था, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी कंडीशंस पैदा हो गई, तो इसी को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं कि कहाँ कहाँ हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। सेक्शन 68 बोलता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। ये जो एग्जाम्पल मैंने पहला आपको बच्चे और रिश्तेदार वाला दिया, बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि कोई पर्सन है जो इनकैपेबल है खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए, खुद का ख्याल रखने के लिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको नेसेसरी सप्लाइड करता है, जो कि लीगली बाउंड है, नेसेसरी सप्लाइड करता है, तो वो बच्चा जो बड़ा हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में से वो लीगली बाउंड है कि वो उसको जो भी खर्चा हुआ है वो दे सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन याद रखिएगा कि बच्चे की प्रॉपर्टी में से ही उसको जाएगा। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो होना वो नेसेसरी कंडीशन है। सेक्शन 69 बताता है रीएम्बर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इज अ पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है और उसका एक टेनेंट है। अब लैंडलॉर्ड बाहर गया था, तभी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल आए और उन्होंने बताया कि लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पे कुछ टैक्स है जो बकाया है, अगर वो उसको नहीं भरता तो वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा सकती है। अब प्रॉपर्टी गई तो उसमें टेनेंट का भी नुकसान होगा, तो टेनेंट ये सोचते हुए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनको वो बकाया दे देता है। अब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो एंटाइटल है कि टेनेंट को वो पैसे चुकाए जो उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिए हैं, क्योंकि उसने वो पैसे उसके बिहाफ पर चुकाए हैं। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है कि अगर आप किसी दूसरे के प्लेस पर वो चीज़ें चुकाते हो या मनी देते हो तो वो एंटाइटल हो आप उससे वो क्लेम लेने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया है, रीएम्बर्समेंट का प्रिंसिपल है कि अगर आपने कोई पैसा दिया है किसी दूसरे के बिहाफ पर तो आप एंटाइटल्ड हो कि आप वो पैसा वापस ले सकते हो। ये होता है सेक्शन 69। अब देन उसके बाद सेक्शन है 70 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। भी आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिए कि एक ऐसी सिचुएशन समझ लीजिए कि आप किसी के घर गए और वहाँ आप अपनी बाइक लेकर गए। अब अपनी बाइक लेकर गए, आपको कोई जल्दबाजी में कोई काम हुआ, आप उस घर से वापस आ गए, बट आपकी बाइक वहीं पर रखी हुई है। अब जिसके घर आप गए थे उसने आपकी बाइक देखी, उसमें चाबी लगी हुई थी, वो बाइक उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की। देन आप वापस आए तो आपने देखा आपकी पेट्रोल तो बड़ी कम रह गई है क्योंकि उसने यूज़ किया। अब यहाँ पर आप एंटाइटल्ड हो कि उसने जो यूज़ किया है, जो आप नहीं चाहते थे, आपने उसको अधिकार तो नहीं दिया था कि वो यूज़ करे, ये आपका नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट था, तो यहाँ पर आप एंटाइटल्ड हो कि आप उससे वो क्लेम कर सकते हो जितना भी आपका खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर यही सेक्शन 70 बोलता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, अगर किसी पर्सन ने कोई नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का बेनिफिट उठाया है तो वो उसका कंपनसेशन, उसका जो भी अमाउंट है वो पे करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, ऑब्लिगेशन उसकी बनती है। यहाँ पर सेक्शन 70 ये बोलता है। देन उसके बाद
दूसरी नेक्स्ट सिचुएशन है सेक्शन 71। सेक्शन 71 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सबसे कॉमन चीज़ है, आपने सुना होगा, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो जो जिसकी चीज़ है आप उसे वापस करो। तो मान लीजिए आपको कोई सामान मिला, कोई वॉच मिली, घड़ी पड़ी हुई मिली, आपने इधर उधर देखा कि किसकी घड़ी है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी जेब में रख लोगे, आप उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको वापस उस चीज़ को दो। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ ड्यूटी आपकी बनती हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप उस चीज़ को संभाल के रखोगे। पहली बात तो ऐसा नहीं है आपको वो चीज़ मिली आपने तोड़ दी या फिर कुछ कर दिया, उसका नुकसान कर दिया, नहीं, आप संभाल के रखोगे उस चीज़ को। दूसरी चीज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करोगे, आप उसको अपनी मान के यूज़ नहीं करोगे। आप उस गुड्स को अपनी चीज़ों के साथ नहीं मिलाओगे, आप उसको अपनी चीज़ों के साथ आपने रख दिया, ये मान लिया कि मेरी गुड है, नहीं, आप अपनी चीज़ों के साथ उसे नहीं मिलाओगे। चौथी बात है कि आप उसके ओनर को ढूंढने के लिए रीजनेबल एफर्ट करोगे। यहाँ पर ये हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके साथ साथ आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं एज अ फाइंडर ऑफ गुड। तो आपको राइट क्या मिलते हैं? राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब है कि आप उस गुड को अपने पास तब तक रखोगे जब तक आपको उसका एक एप्रोप्रिएट कंपनसेशन नहीं मिल जाता, क्योंकि आपको रखने के लिए कुछ तो अमाउंट आपने खर्च किया होगा, उसकी टेक केयर करने के लिए कुछ अमाउंट खर्च किया होगा। तो ओनर की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो कंपनसेशन दे, एप्रोप्रिएट कंपनसेशन दे, तो वो आपको कंपनसेशन वहाँ पर देगा। देन राइट टू स्यू। अगर मान लो ओनर ने ये बोला था कि किसी को मेरी घड़ी मिली तो मैं उसको ये अमाउंट दूंगा, कोई अमाउंट उसने बोला और क्लेम किया कि मैं ये अमाउंट दूंगा, बताया, तो अब जब वो घड़ी आपको मिली है और आप उसको वापस लौटाते हो तो अब ये ओनर की जिम्मेदारी है कि वो आपको वो अमाउंट देगा ही देगा। अगर नहीं देता है तो आप स्यू कर सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो। देन राइट टू सेल। अगर कोई ऐसी गुड है जिसका नेचर ये है कि वो ख़राब हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, पेरिसेबल नेचर की है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। या फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिला है, एप्रोप्रिएट कंपनसेशन नहीं मिला है, उस कंडीशन में भी आप उसको सेल कर सकते हो। या फिर आपने पूरे एफर्ट डाल दिए अपने उसका ओनर ढूंढने के लिए, लेकिन आपको उसका ओनर कहीं भी नहीं मिला, तो भी आप उसको अपने पास रख सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये फाउंडर ऑफ गुड का था। सेक्शन 72 क्या है? लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन। ठीक है, अब मान लीजिए एक सिचुएशन लीजिए, आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर की। अब वो ऑर्डर आपने जो किया था वो आपकी जगह किसी पड़ोसी के घर चला गया, आपके पड़ोसी के घर चला गया। अब वो पड़ोसी ने वो चीज़ें देखी, मान लो मिठाई ऑर्डर की थी आपने, वो मिठाई पड़ोसी ने देखी और उसे अच्छी लगी और उसने वो खा ली। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक उसके घर डिलीवरी हुई है, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, क्योंकि बाय मिस्टेक आपके घर डिलीवरी हुई है, तो आप उसकी मिठाई के जो भी आपके पैसे बनते थे आप अपने पड़ोसी से क्लेम कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ है कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन, तो आप क्लेम कर सकते हो उससे जो भी एप्रोप्रिएट कंपनसेशन आपका बनता है। तो ये थे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशंस। यही सिचुएशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। इन सिचुएशन में एक चीज़ याद रखिएगा, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट इनमें नहीं होता, बट परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि यहाँ पर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, जो भी आपका अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हो।